हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक दो टॉपिक्स देखे थे और उनके आगे के एक दो पॉइंट्स हमें और देखने थे। एक नोट के तौर पे मैं आपको कुछ बातें बता रहा था और इसके अलावा एक प्रश्न पूछा भी गया था कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो हमने देखा था उसके आगे की देख लेते हैं, ठीक है। हमने कल देखा था वहीं से हम कुछ बातें देख लेते हैं। मैंने आपको नोट लिखाया था, एक नोट के रूप में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और उसमें हमने बोला था कि हमने चर्चा की थी किस बारे में। हमने चर्चा की थी कुछ नोट के बारे में कि भाई चिन्ह परिपाटी जो होती है, हमने देखो दो बार बोली थी। स्टार्टिंग में चिन्ह परिपाटी जब हमने पढ़ी थी तब हमने कहा था कि जो चिन्ह परिपाटी है उसको एक बार तो आप फॉर्मेट देख सकते हो कि भाई राइट साइड की जो दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी, लेफ्ट साइड वाली दूरियां माइनस में होंगी, ऊपर वाली दूरियां प्लस में होंगी, नीचे वाली दूरियां माइनस में होंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसके अलावा मैंने आपको इस समय भी ये बताया था हमने कि भाई इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है और उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एक नोट के रूप में हम लोग देख रहे थे इस चीज़ों को। आपके नोट्स के अंदर ये नोट के रूप में दे रखी है। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हम देखें। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो इन दोनों के लिए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लें अवतल दर्पण के लिए क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए हम देखें, ये जो चिन्ह परिपाटी है ये हम लोग कौन से दर्पण के लिए देख रहे हैं? सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा और क्या होगा इसमें। देखो, अवतल दर्पण के बारे में आपने देखा था, हम देखते हैं स्टार्टिंग से। आपने प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा है अवतल दर्पण के लिए। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है अवतल दर्पण से। तो देखते देखिए क्या होगा और कैसे होगा, किस प्रकार से हो सकता है ये। देखो, आपको एक बात ये पता है कि अवतल दर्पण जो होता है उसके लिए या किसी भी दर्पण के लिए, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो या कोई लेंस हो, आप वस्तु जो रखते हो दर्पण के कौन सी ओर रखते हो? लेंस की कौन सी ओर रखते हो? बाईं ओर रखते हो, लेफ्ट साइड में रखते हो। और अगर वस्तु लेफ्ट साइड में रखी जाएगी तो वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से u, वो किस में आएगी? हमेशा माइनस में आएगी। मतलब u का मान तो हमेशा ही माइनस में होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो एक बात तो ये है कि इस अवतल दर्पण के लिए u का मान किस में होगा? हमारे पास में माइनस में होगा। अब अवतल दर्पण के लिए आपने प्रतिबिंब बनाया था ना। और उस प्रतिबिंब निर्माण के समय आपने 6 स्थितियां देखी थी कि अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। और उन 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, बाईं ओर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। पहले हम 5 स्थितियों की बात कर लेते हैं, फिर छठी स्थिति जो है उसको हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 6 में से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड में बनता है। मतलब प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है v, वो लेफ्ट साइड में होगी, मतलब माइनस में होगी, ठीक है। इसके अलावा अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है f, वो लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए माइनस में होगी। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए ये भी माइनस में होगी। तो फोकस दूरी f आएगी माइनस में, वक्रता त्रिज्या r भी आएगी माइनस में। इसके अलावा वस्तु हमेशा कैसे रखी जाती है? ऊपर की तरफ सीधी रखी जाती है ना। तो ऊपर की तरफ होती है तो वस्तु की जो ऊंचाई है h जो हम लेते हैं वो किस में आएगी? हमारे पास में प्लस में आएगी। और 6 में से 5 स्थितियों में आपने क्या बोला था कि प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। और 6 में से 5 स्थितियों में जो लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। और उल्टा प्रतिबिंब होता है नीचे की तरफ होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है h डैश, वो किस में आएगी? माइनस में आएगी, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसका मतलब है कि m का मान किस में होगा? माइनस में होगा। मतलब आवर्धन क्षमता का मान किस में होगा? माइनस में होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये तो वो स्थिति है। मतलब एक बात आप यहाँ से बोल सकते हो कि अवतल दर्पण के लिए केवल एक ही चीज प्लस में, एक ही मान प्लस में होता है, वो कौन सा है? h का मान प्लस में होता है, ठीक है। बाकी सारे मान किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है और वो अपवाद छठी स्थिति के रूप में आप देखो। आपने बोला था कि एक स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड यानी दाईं ओर बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे ये हमारे पास में अवतल दर्पण हो गया, इस अवतल दर्पण के लिए ये हमारे पास में f हो गया और ये हो गया हमारे पास में p, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में फोकस दूरी f आ गई, ठीक है। यहाँ हमने रख दी वस्तु। आपने क्या बोला था कि जब वस्तु f और p के बीच में होती है तो प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है। f और p के बीच में अगर वस्तु है तो ये वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी? u। तो इस स्थिति में u का मान f से कम है ना, यही हम लिख देंगे।
कि यदि u का मान f से कम होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि u इज लेस देन f है तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी है v वो प्लस में होगी, और राइट साइड में ये बना हुआ जो प्रतिबिंब है सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, इसलिए इस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है h डैश वो किसमें होगी, प्लस में होगी। और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का यानी आवर्धन क्षमता का मान किसमें होगा, प्लस में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ अगर अपन देखें तो यदि u इज लेस देन f है तो उस परिस्थिति में v का मान किसमें आएगा, हमारे पास में प्लस में आएगा। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो h डैश का मान प्लस में आएगा, और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान भी प्लस में होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इसमें कुछ परिवर्तन। ठीक है ना। बाकी सामान्य सभी स्थितियों में तो वो रूप लागू होगा। यदि u का मान f से कम दिया रखा है आपको तो ये स्थितियां होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसके अलावा यही जो स्थितियां हैं, यही जो चिन्ह परिपाटी है, हम लोग देखें उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो देखिए क्या होता है हमारे पास में। देखो उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु रखी जाती है वो कौन सी ओर रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। अगर वस्तु लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो u का मान किस में आएगा, हमारे पास में माइनस में आएगा। ठीक है, वही वस्तु की दूरी दर्पण से, u का मान माइनस में होगा। इसके अलावा उत्तल दर्पण से हमने प्रतिबिंब का निर्माण देखा था, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं। और उन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो कौन सी ओर बनता है, राइट साइड में बनता है। इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनता है। अगर प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से v वो किस में आएगी, हमारे पास में प्लस में आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसके अलावा अगर आप देखें v का मान प्लस में आ गया। अब आप देखिए उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी राइट साइड में होती है और साथ में वक्रता त्रिज्या भी राइट साइड में होती है। तो फोकस दूरी राइट साइड में होती है, इसका मतलब f का मान किस में होगा, प्लस में होगा। और वक्रता त्रिज्या r का मान भी किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों राइट साइड में है। इसके अलावा आपने बोला था कि 2 स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब होता है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमेशा प्लस में रहेगी इसके लिए। इसके अलावा देखो h यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, तो वस्तु की ऊंचाई जो h वो हमेशा कैसे आएगी, प्लस में आएगी। और इससे तो प्रतिबिंब भी सीधा ही बनता है, तो h डैश का मान भी प्लस में आएगा, और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान भी किसमें होगा, हमारे पास में प्लस में होगा। मतलब एक बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि ये जो दर्पण है इसमें एक विशेषता ये हुई कि इसमें केवल एक मान जो है ना u का वो माइनस में, बाकी सारे मान प्लस में है। और इसमें और कोई अपवाद भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब के निर्माण की टोटल स्थितियां ही 2 थी, और इन 2 स्थितियों में यही शर्त लागू हो सकती है, केवल इतनी ही शर्त लागू हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये हो गया हमारे पास में गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ये पहला पॉइंट था हमारे पास। ठीक है, इस नोट का। दूसरा पॉइंट देखिए, आपको m के मान के आधार पर वस्तु जो है, नहीं, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है ना। m के आधार पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसे होती है, कैसे निर्भर करती है। m के आधार पर, m के आधार पर प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखना आप यहां पे मैं आपको एक टेबल के रूप में 2 स्थितियां बता रहा हूं, 2 शर्त बता रहा हूं। स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने m का मान जो कैसा ले लिया, प्लस में ले लिया। प्लस में मतलब पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना। तो अगर m का मान पॉजिटिव होता है तो m का मान अगर प्लस में दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा व आभासी होगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको m का मान नेगेटिव दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में माइनस में प्रतिबिंब है, m का मान माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है ना। तो आपको m का मान देखना है, प्लस में है माइनस में।
अगर आपको m का मान जो दे रखा है वो प्लस में दे रखा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, चाहे कोई सा भी दर्पण हो या कोई सा भी लेंस हो, ठीक है। और यदि आपको m का मान माइनस में दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनेगा, चाहे कोई सा भी लेंस हो या कोई सा भी दर्पण हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसके अलावा आप दो स्थितियां हो गई। अब m के आधार पर आप प्रतिबिंब की का आकार भी देख सकते हो, ठीक है ना। स्मॉल m का जो मान बनता है उसके आधार पे आप प्रतिबिंब का आकार भी देख सकते हैं। देखते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। तो देखें, तीसरा और अंतिम बिंदु है ये। स्मॉल m के आधार पर प्रतिबिंब का आकार। अब एक बात और देखना, आप ये एक बिंदु अलग है और वो एक बिंदु अलग है, इन दोनों को अलग अलग देखना है। आप एक साथ में मिला के मत देखना है इनको। कैसे नहीं देखना है, किस प्रकार से देखना है, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दूंगा। पर पहले हम देखें, स्मॉल m का जो मान होता है उसके आधार पे प्रतिबिंब का आकार हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है? प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। और आपने पहली स्थिति में बोल दिया कि अगर m का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब m का जो आंकिक मान होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और बड़ा प्रतिबिंब जो होता है इसे आवर्धित प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा या फिर आवर्धित प्राप्त होगा, ठीक है। यदि m का जो आंकिक मान है वो 1 से छोटा दे रखा है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। यदि m का मान 1 आपको दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब मिलेगा, मतलब वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब होगा। जितनी ऊंचाई वस्तु की है उतनी ऊंचाई उस प्रतिबिंब की होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आगे देखिए हम लोग इसमें, तो ये होता है हमारे पास, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये दोनों ही जो रूप हैं, ये दोनों ही जो स्थितियां हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ में नहीं देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई दर्पण दे रखा है और उस दर्पण के लिए आपको m का मान दे रखा है माइनस में 1.5, ठीक है, माइनस में 1.5, ठीक है। तो अब पहले आप देखो यहाँ पे मान किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो प्लस और माइनस तो इसके आधार पे देखे जाएंगे और आंकिक मान इसके आधार पर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे माइनस में m का मान माइनस में आ रहा है। m का मान अगर माइनस में होता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा व वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा व वास्तविक बन रहा है। अच्छा, ठीक है। अब आप आंकिक मान देखो, आंकिक मान कितना है? 1.5। और ये जो आंकिक मान है 1.5, ये बड़ा होता है 1 से, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 वाली स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा प्राप्त होगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे आंकिक मान सिर्फ 1.5 देखेंगे हम लोग। अगर आप माइनस का 1.5 लेते हो तो वो लेस देन होता है 1 से, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो नेगेटिव साइन है वो एक स्थिति को देखने के काम में आता है, ये देखने के काम में आता है। फिर इसके बाद में नेगेटिव साइन हटा दो, आप मत देखो इस नेगेटिव साइन को। उसके बाद में आपको केवल ये आंकिक मान ही देखना है कि ये 1.5 जो ये 1 से बड़ा है या छोटा है, ये आंकिक मान देखना है आपको। ऋणात्मक चिन्ह केवल इतना देखने तक काम में आएगा। उसके बाद में आप भूल जाओ कि नेगेटिव साइन है भी क्या, केवल आप आंकिक मान देखो और आंकिक मान आपको ये स्थितियां देखने के काम में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही ना मेरी बात आपको? मतलब m का मान माइनस में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा व वास्तविक, ठीक है। इसके अलावा m का जो मान है 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 वाली स्थिति है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? आपको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यदि m का मान माइनस में 1.5 आपको दे रखा है तो इसका ये मतलब होगा कि प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, ऐसा कौन सा दर्पण हो सकता है जिससे उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? कौन सा दर्पण हो सकता है ऐसा? अवतल दर्पण। तो इसका मतलब ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में भी कौन सी स्थितियों में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 2 स्थितियां होती हैं जब वस्तु से बड़ा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कब? जब या तो वस्तु C और F के बीच में होती है या फिर F पर होती है। इन 2 स्थितियों में आपको कैसा प्रतिबिंब मिला था?
उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिला था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको m का जो मान है वो माइनस में 1 दे रखा है, पहले तो आपको m का मान माइनस में दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। इसके अलावा अगर आपको m का मान जो है वो कितना दे रखा है, अब आंकिक मान देखो 1 के बराबर है, इसका मतलब वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर का है। और ऐसा कौन सा दर्पण हो सकता है जिससे उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब मिलता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण से प्राप्त होता है, और वो कौन सा है, वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। केवल अवतल दर्पण से उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में भी कौन सी स्थिति है, जब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें। कब, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, सी पर रखी होती है, क्योंकि जब वस्तु सी पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और ये प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है, और इसमें कौन सी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी पर रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपको m जो है इसका मान दे रखा है माइनस में 0.3, है ना। अगर आपको m का मान माइनस में दे रखा है, अब देखो एक बात, m का मान माइनस में दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। और आंकिक मान देखिए 0.3 जो कि 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दर्पण कौन सा हो सकता है, क्योंकि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब तो दो ही स्थितियों में मिलता है। कौन से दर्पण के लिए मिलता है केवल, और वो मिलता है केवल अवतल दर्पण के लिए। तो मतलब ये दर्पण तो अवतल है, इसमें स्थितियां कौन सी हैं भाई, अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब आपको उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दो स्थितियां होती हैं, एक तो होती है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, और दूसरी जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। इन दोनों ही स्थितियों में आपको प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको m का मान दे रखा है प्लस में 1.5, अगर आपको m का मान दिया गया है प्लस में 1.5, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है कि ये जो प्रतिबिंब है प्लस में है। पहले तो आप मान देखो, m का मान प्लस में है, m का मान प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा और आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा और आभासी। उसके बाद में आंकिक मान देखें तो आंकिक मान देखो 1.5 है, जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा वस्तु से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और नहीं उल्टा नहीं, सॉरी, m का मान प्लस में है ना, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा हुआ, सीधा और आभासी। और 1.5 आंकिक मान का मतलब क्या हुआ, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिससे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखो, समतल दर्पण से भी हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वो हमेशा ही वस्तु के बराबर का होता है। तो ये तो नहीं हो सकता समतल दर्पण, तो क्योंकि हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। उत्तल दर्पण जो होता है उससे भी हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वो हमेशा ही वस्तु से छोटा होता है, और हमें तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, मतलब वो भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण में आपने देखा भी था कि अवतल दर्पण में 6 में से 1 स्थिति में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको m का मान दे रखा है प्लस में 1, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये दर्पण कौन सा हो सकता है? देखो, पहले तो आपको m का मान देखो किस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आंकिक मान 1 के बराबर है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनता है। मतलब आंकिक आप ये बोल सकते हो कि अतः प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका अर्थ ये हो गया कि कौन सा दर्पण हो सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके लिए m का मान हमेशा ही प्लस में 1 होता है? समतल दर्पण, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको m का मान दे रखा है प्लस में 0.3, तो पहले तो आप देखो m का मान प्लस में दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ है कि ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, सीधा है और आभासी है। m का मान प्लस में होने का तो ये अर्थ हो गया। उसके अलावा आंकिक मान है 0.3 जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा आपको दे रखा है। ठीक है ना, और इस प्रतिबिंब के लिए आप एक बात ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण हो सकता है, ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिससे सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अभी आपको बताया भी था, एकमात्र दर्पण होता है अवतल दर्पण, नहीं सॉरी उत्तल दर्पण, उसके लिए सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये हमारे यहाँ से क्लियर हो रही हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है और प्रतिबिंब का जो आकार है वो स्मॉल m के मानों के आधार पर कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है ना, जो हमने देख लिया यहाँ से। ठीक है,
अब एक प्रश्न कल पूछा गया था, एक बच्चा है योगेश सैनी, उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो 8वां पेज आपको नोट्स का 8वां पेज था, उस पे जो डेरिवेशन आपको दिया गया है वो आपको क्लियर करना है, ठीक है ना, आपको पहले बताना है। तो एक तो बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो जो प्रश्न आपको दे रखा है वो सिर्फ जिज्ञासा को हल करने के लिए दिया गया है, वो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो, मतलब पेपर के परीक्षा के दृष्टिकोण से वो नहीं है। हालांकि मैं आपको वो सत्यापित करके बता रहा हूँ, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दिया गया। देखो, आपने समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं देखी थी, और उस प्रतिबिंब के बारे में हमने कहा था कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, पहली बात तो ये। दूसरा आपने देखा था कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। तीसरी विशेषता में आपने बोला था कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से, वो दर्पण के विपरीत ओर बनता है, लेकिन वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। मतलब जैसे यहाँ दर्पण है तो वस्तु अगर यहाँ रख रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन ये जो दूरियां है ना, वस्तु वाली और प्रतिबिंब वाली, ये दूरियां समान होती हैं, ठीक है ना। और हमें यही सत्यापित करना था, यही सिद्ध करना था। उस प्रश्न के अंदर एक प्रश्न आपको दे रखा था, 7वें पेज से प्रश्न शुरू हुआ था, जिसका डेरिवेशन 8वें पेज तक आता है कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के विपरीत और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। इस सत्यापन के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, जैसे आपको ये एक समतल दर्पण दे रखा है MM', ठीक है, और यहाँ हमने इस बिंदु A पर एक वस्तु ले रखी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और इस वस्तु की जो दर्पण से दूरी है वो क्या है हमारे पास में AP, और हमें सिद्ध करना है कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा, लेकिन वो दर्पण के विपरीत ओर होगा। देखो तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है जो कि आपतित हो रही है। इतनी ही दूरी पर अगर ये प्रतिबिंब बनता है तो सीधी सी बात है, जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनना चाहिए, इस बिंदु A' पर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो, आपने ये बोल दिया कि वस्तु से इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण है जो कि समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, और ये समतल दर्पण पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये इस प्रकार से इसका परावर्तन हो जाएगा, और ये परावर्तन हो गया। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ये अभिलंब है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास में जैसे कोई दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, और इसका भी हमारे पास में, ये भी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक अभिलंब ले लिया, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा, और ये जो परावर्तन है ये कुछ इस प्रकार से हो गया। देखो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बिंदु हो गया M', ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये बिंदु क्या है, आपने, ऐसा हो सकता है कि आपने उस डेरिवेशन के अंदर ये जो नामांकन है ये कुछ अलग तरीके से किए हों, और मैं नामांकन कुछ और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। बिंदुओं के नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया, ये हमारे पास में जैसे कौन, ये जैसे हमारे पास में बिंदु हो गया Q, और ये हो गया हमारे पास में Q', ठीक है। ये बिंदु हो गया R, और ये हो गया हमारे पास में R'। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, आपको ये सिद्ध करना है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये सत्यापित करने का है कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है AP, वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी A' के बराबर होती है। हालांकि विपरीत और होगी, ये तो आपको चित्र से पता चल रहा है। ये दोनों दूरियां हमें बराबर सिद्ध करनी है, ये बात तो ठीक है, हम गणितीय रूप से इसको सिद्ध कर देंगे, लेकिन ये दोनों दूरियां विपरीत दिशा में है, ये तो इस चित्र से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखो प्रयास करते हैं कैसे होगा और क्यों होगा। हमें ये और ये दोनों दूरियां बराबर करनी है, ठीक है। इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम कुछ कोणों के जो नामांकन है ना वो कर देते हैं, कुछ कोणों का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ये वाला हमने कोण दे दिया 1, ये वाला जो कोण है इसको हमने नाम दे दिया 2, इस कोण को नाम दे दिया 3, इसको हमने नाम दे दिया 4, ये हो गया हमारे पास में 5, ये हो गया हमारे पास में 6, ये 7, और ये 8। ये वाला जो कोण है ये हो गया हमारे पास में 9, और ये अंतिम हमने ले लिया कोण 10, ठीक है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हमें करना क्या है, हमें AP और A' को बराबर करना है और दो भुजाएं आपको बराबर करनी है। दो भुजाएं बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ता है। तो कौन से त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा, AP कौन से त्रिभुज में आती है, APQ में आती है ना, और A' कौन से त्रिभुज में आती है, A''P''Q में आती है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना होगा। मतलब त्रिभुज APQ को हमें सर्वांगसम करना होगा त्रिभुज A''PQ के। समझे आप मेरी बात को, समझे आप मेरी बात। अब उसके बाद में आप देखो, आपको ये सर्वांगसम करने हैं। अब सर्वांगसम करने के लिए ये एक भुजा जो है ये तो आपको कॉमन दे रखी है, PQ तो आपको कॉमन दे रखी है। अगर हम ये कर दें कि कोण 1 और कोण 9 को बराबर कर दें और ये भुजा AQ और ये भुजा A''Q इन दोनों को बराबर कर दें, तो कौन सा नियम लग जाएगा, ये भुजा फिर बीच का कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब ये करने के लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, एक तो ये लेके आना है कोण 1 बराबर हो कोण 9 के, ठीक है। साथ में हमें ये लेके आना पड़ेगा कि AQ बराबर हो A''Q के। तो AQ बराबर होना चाहिए A''Q के, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब AQ और A''Q है ना, अगर ये हो जाते हैं तो ऐसे नियम लग जाएगा और त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा नियम। लेकिन इसके लिए भी आप देखो कोण 1 और 9 आपको बराबर करने हैं, साथ में भुजा AQ और A''Q। AQ कौन सी है, ये, और A''Q है ये है ना। इन दोनों भुजाओं को आपको बराबर करना है। तो सीधी सी बात है, भुजाएं बराबर कब होती हैं, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो कौन से त्रिभुज सर्वांगसम करने पड़ेंगे आपको, ये भुजा कौन से त्रिभुज में आती है, AQQ', और ये वाली भुजा कौन से में आती है, A''Q', इसमें आती है ना। मतलब इन दोनों भुजाओं को आपको बराबर करने के लिए आपको त्रिभुज AQQ' को सर्वांगसम करना होगा त्रिभुज A''QQ' की, ठीक है। समझे आप मेरी बात। अब इनको आपको सर्वांगसम करना है। तो यहां से हमारे पास में देखो, आप इनको सर्वांगसम करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 9 हमारे पास में हो गया बराबर, एक कोण 1 और 9 को आपको बराबर करना ही है। उसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना है, AQQ' और A''QQ', इनको सर्वांगसम करना है आपको। इनको भी हम सर्वांगसम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखो एक बात, आप इनको सर्वांगसम आप कैसे कर सकते हो, इसमें यहाँ पे देखो आप, ये जो भुजा है QQ' ये कॉमन है ना। तो अगर हम किसी भी प्रकार से ये जो पूरा कोण है 2, 3 और 4 का योग जो है, ये पूरा कोण कौन सा, AQQ', इसको हम इस कोण के बराबर कर दें, कौन से के, A''QQ' के बराबर कर दें, और कोण 5 को 10 के बराबर कर दें। तो उस स्थिति में कोण फिर ये भुजा फिर कोण है ना, ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कोण है AQQ', कोण AQQ' जो है ये हमें बराबर करना होगा कोण A''QQ' के, और साथ में कोण 5 को हमें बराबर करना होगा कोण 10 से, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में, ये हमें करना है। तो इसको हमें करने के लिए जो भी बिंदु रूपरेखाएं हमें देखनी होगी, यथावत करनी होगी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ये ध्यान रखना आप कि हमारा जो उद्देश्य है वो यही प्राप्त करने का है कि AP जो है वो बराबर हो किसके, A''P के। इन दोनों को हमें बराबर करना होगा, ठीक है ना। तो देखें इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक बार आप ये जो चित्र है इसको आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो इस चित्र के इर्द गिर्द ही घूमता है, इस चित्र के चारों तरफ ही चलेगा ये डेरिवेशन। तो देखिए क्या होता है और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस विवरण को हम प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग कोणों के विवरण का प्रयास करें। उससे पहले आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, और परावर्तन के नियम में आपने बोला था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब I और R कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण कौन सा होता है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ में कोण, और परावर्तन कोण कौन सा होता है, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ में कोण। तो देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसका आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण है 2, ये आपतन कोण हो गया। ऐसे ये परावर्तित किरण है और इसका इस अभिलंब के साथ में कोण है 3, जो कि परावर्तन कोण है। और परावर्तन के नियम के अनुसार कोण 2 और कोण 3 बराबर होने चाहिए। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। साथ में ये भी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो ये 6 और 7 क्या हो गया, आपतन और परावर्तन कोण हो गए, जो कि परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर होने चाहिए। तो कोण 6 बराबर होगा कोण 7, ठीक है।
इसके अलावा अगर अपन देखें, हमने बोल दिया कोण 2 और 3 बराबर है और 6 और 7 भी बराबर है ना। अब एक बात आप देखो, ये अभिलंब है, अभिलंब है मतलब ये पूरा कोण कितना हुआ 90 का, और ये इधर वाला भी पूरा कोण 90 का, मतलब 1 और 2 का योग कितना होगा 90, 3 और 4 का योग भी कितना होगा 90 होगा। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 के, और 2 और 3 बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में आ गया कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, 2 और 3 कैंसिल हो गए तो आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4। समझ रहे आप मेरी बात को, मतलब कोण 1 और कोण 4 बराबर है। ऐसे ही आप देखो, ऐसे ही हम एक बात यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 और 6 का जो योग है कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होगा कोण 7 प्लस कोण 8। तो आपने बोला 6 और 7 बराबर है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ गया कोण 5 बराबर कोण 8 आ गया ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तो 1 और 4 बराबर हुए, यहाँ पे 5 और 8 बराबर हुए, लेकिन हमें पता है कोण 4 किसके बराबर है, कोण 9 के बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण 4 बराबर है हमारे पास में कोण 9 के। अब यही कोण 4 1 के भी बराबर है, यही कोण 4 9 के भी बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कोण 1 बराबर है कोण 9 के। ठीक है, एक ये स्थिति तो हमें मिल गई ना। दूसरा यहाँ से आप देखो 5 और 8 बराबर है, और ये 8 किसके बराबर है 10 के, कोण 8 बराबर है कोण 10 के, तो यहाँ से कोण 5 किसके बराबर आ जाएगा कोण 10 के बराबर आ जाएगा ना। मतलब एक तो कोण 1 और कोण 9 बराबर है, और साथ में कोण 5 और कोण 10 बराबर है, ये दो कोण हमें बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक स्थिति तो हमारे पास में हो गई 1 और 9 बराबर हो गई। अब हमें क्या लेके आना है, ये बराबर होने के बाद में ये लाना है ना ए क्यू बराबर ए डैश क्यू, है ना। और ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो त्रिभुज है ए क्यू क्यू डैश, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डैश क्यू क्यू डैश, इनको सर्वांगसम करना पड़ेगा। और इनको सर्वांगसम करने के लिए आपको ये कोण बराबर करने हैं, कौन सा, ए क्यू क्यू डैश और एक कोण ए डैश क्यू क्यू डैश, ये बनाए आपको सर्वांगसम करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ तक का जो डेरिवेशन है ये मैं हटाता हूँ, यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिला है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, हमने ये बोला है कि हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था कि कोण 1 बराबर है हमारे पास में किसके, कोण 9 के, और कोण 5 बराबर है किसके, कोण 10 के। ठीक है, यही कंक्लूजन मिला था। अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि ये कोण ए क्यू क्यू डैश और ए डैश क्यू क्यू डैश बराबर है। तो देखो, चूंकि हमें पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 9 के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों ही साइड्स में अगर आप कोई कॉमन चीज जोड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और कॉमन चीज घटाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। इन दोनों पक्षों को 180 में से घटा दो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 180 माइनस कोण 1, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस कोण 9। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही आएगा 1 बराबर 9। अगर इनको आप 180 में से घटाते हैं तो 180 का मतलब ये पूरा कोण हो गया, ये पूरा कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और उसमें से आपने कोण 1 हटा दिया तो क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कौन सा कोण हुआ, ए क्यू क्यू डैश, ये हो गया ना। ठीक है, तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास में ए क्यू क्यू डैश, बराबर हो गया हमारे पास में 180 माइनस 9, तो 180 ये पूरा कोण भी 180 बनता है, इसमें से कोण 9 आपने कम कर दिया तो क्या बचेगा, ए डैश क्यू क्यू डैश बच गया, तो कोण आ गया ए डैश क्यू क्यू डैश आ गया। ठीक है, ये हो गया। और कोण 5 बराबर कोण 10 हमने पीछे कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो ये दो बराबर हैं, और साथ में कोण 5 बराबर हमारे पास में है कोण 10 के। ठीक है, तब आपको दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो त्रिभुज हो गया ए क्यू क्यू डैश, और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डैश क्यू क्यू डैश। ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए क्यू क्यू डैश तो कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद में एक तो कोण आया था हमारे पास में ये ए क्यू क्यू डैश जो है ये बराबर किसके है, ए डैश क्यू क्यू डैश के। ठीक है ना, और अगर ये दोनों बराबर है, साथ में हमने ये भी लिखा है कि 5 बराबर है कोण 10 के, तो कौन सा नियम लग गया हमारे पास में, ए एस ए, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसका मतलब त्रिभुज ए क्यू क्यू डैश जो है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डैश क्यू क्यू डैश की। ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है
तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं समान होगी। संगत भुजाएं समान होगी, इसका मतलब ए क्यू और ये भुजा ए डैश क्यू डैश, ये ए डैश क्यू, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा ए डैश क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब ये है और ये हमने पीछे सिद्ध कर दिया, ये दोनों हो गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना। तो अब जो आपको त्रिभुज दे रखा है कौन सा, अब त्रिभुज हमें दे रखा है एक तो ये त्रिभुज ए पी क्यू और दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है ए डैश पी क्यू। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए एक क्यू है, पी क्यू तो कॉमन है, पी क्यू बराबर पी क्यू वेनिस्ट भुजा हो गई। फिर ए क्यू बराबर ए डैश क्यू जो कि हमने यहाँ पे देखो सत्यापित किया है, और कोण 1 बराबर कोण 9 जो कि हमने यहाँ पे सत्यापित किया है, कर रखा है ना। इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डैश पी क्यू की। ठीक है ना, और त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो संगत भुजाएं समान होगी, तो इसकी भुजा ए पी और इसकी भुजा ए डैश पी समान हो जाएगी, तो ए पी बराबर होगी ए डैश पी के, जो कि हमें सत्यापित करना था। देखो ये तो हमने यहाँ पे गणितीय रूप से सत्यापित कर लिया कि वास्तव में ए पी और ए डैश पी बराबर है। इसके अलावा आप डायग्राम में देख सकते हो कि दोनों जो भुजाएं हैं ये दिशा में विपरीत हैं। ठीक है ना, मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, लेकिन कौन सी ओर, विपरीत दिशा में, विपरीत ओर बनता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो ये तो था पेज संख्या पृष्ठ संख्या 8 पर दिए गए डेरिवेशन का विवरण, जो कि पूछा गया था योगेश कुमार सैनी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जब आपने ये देखा ही है तो इसके अलावा मैं आपको एक बातें और बता देता हूँ, कुछ बातें और बता देता हूँ, इससे संबंधित कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो जो प्रतिबिंब होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सीधा और आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना, वैसे तो सीधा और उल्टा छोड़ो एक बार आप, वैसे प्रतिबिंब 2 ही प्रकार का होता है, एक तो होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। प्रतिबिंब बनता कैसे है, पहले तो हम ये देखें। पहले तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वो कब तो सीधा होगा और कब आभासी होगा। ठीक है, मैं सत्यापित करके आपको बता दूंगा। हम ये पीछे से बोलते आए, लगातार ये बात बोलते हैं कि जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, हमें सत्यापित करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। इसके अलावा आपको हमने पीछे बात बोली थी कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, हमें वो देखना पड़ेगा कि वास्तव में उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है या नहीं होता। तो पहले हम ये देखें कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, जब 2 परावर्तित किरणें या फिर 2 अपवर्तित किरणें परस्पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बनने वाली आकृति क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। ठीक है ना, मतलब 2 परावर्तित किरणों या फिर 2 अपवर्तित किरणों के प्रतिच्छेद से प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त होता है। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, देखो जैसे कैसे है हमारे पास में, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब तो किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त हो गया, मतलब जब किरणें जो है वो वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब किरणें प्रतिच्छेद करती नहीं है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है हमारे पास में, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, तब हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है आभासी। ठीक है ना, तो हम देखें आभासी प्रतिबिंब कैसे क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में हो गया एक समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के बारे में अगर अपन देखें, जैसे ये हमारे पास में हो गया और यहाँ पे हमने ले रखी है वस्तु, तो इससे हमने ये कोई प्रकाश की किरण आपतित की है, और ये इस दर्पण पे लंबवत आपतित हो रही है, और लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी मतलब उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा ये हमारे पास में हो गई यहाँ पे आपतित प्रकाश की किरण, तो ये आपतन कोण है, तो जितने कोण पे आपतित हुई उतने पे परावर्तित हो जाएगी। आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए, तो हमारे पास में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो क्या ये किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही थी, या हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया है, क्योंकि किरणें आर पार तो जा नहीं सकती ना परावर्तन में, क्योंकि अपारदर्शी पृष्ठ है। इसका मतलब है ये प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, एक तो बात की। दूसरा एक बात देखो, आपने जो 3 प्रॉपर्टी बोली थी कि भाई समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है। तो पहली बात तो देखो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया
कि जो सीधा प्रतिबिंब है ये आभासी होता है, क्योंकि ये वास्तविक किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त नहीं हो रहा। आपको अगर ये सत्यापित करना हो कि उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो देखो जैसे ये हमारे पास में कोई हो गया अवतल दर्पण, ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हमारे पास में हो गई सॉरी मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया हमारे पास में C, और ये हमने ले लिया यहाँ पे वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि F से जा रही है, और P पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और P पर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो समान कोण पे चली जा रही है। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा, वास्तविक और देखो उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक है कि नहीं है, देखो किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से बन रहा है, किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और ये यहाँ से कहा जा सकता है सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो दो बातें तो ये क्लियर हो गई। इसके अलावा मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का होता है, और साथ में दर्पण से उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है विपरीत दिशा में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु रखी होती है। यह आपको अगर बोला जाए किरण चित्र के द्वारा सत्यापित कीजिए। मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि किरण चित्र के द्वारा ये दर्शाइए कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर होता है, तथा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के विपरीत और उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है, तो यहां से जैसे ये हमारे पास में हो गया समतल दर्पण, और ये हमारे पास में हो गई वस्तु। इससे प्रकाश की किरण कोई लंबवत आपतित हो रही है जो कि उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाइए, और ये इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो आपतन कोण हो गया ये, तो इतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपतन और परावर्तन दोनों कोण बराबर होते हैं। तो आप देखो एक बात, इस दर्पण से, इस प्रतिबिंब से हमें पता चलता है कि पहली बात तो ये है कि दोनों प्रतिबिंब समान है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है और वस्तु के बराबर है। तीसरा हमें पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के विपरीत ओर बन रहा है, और ये जो दूरी है ये भी लगभग समान है। ठीक है ना, तो ये किरण आरेख होता अगर आपको किरण आरेख से सत्यापित करने के लिए बोला जाता तो। ठीक है, तो यहाँ तक की जो विवरण थे वो हमने देख लिए हैं। बाकी इससे आगे कुछ विवरण हमें देखने हैं। जैसे हमें एक तो ये देखना होगा कि भाई इनके गुण क्या होते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अवतल दर्पण कहाँ काम में आता है और उत्तल दर्पण कहाँ काम में आता है। उसके बाद में दर्पण वाला और परावर्तन वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके विषय में हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।